नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और बिना कोई समय व्यर्थ किए जस्ट आपको बताता हूं कि कल जो आपके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा या पाठ्यक्रम के पार भाषा, जिस अलग नाम से भी हम जानते हैं इस विषय को, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका जस्ट मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। तो आपने ये प्रश्न ज़रूर देखा होगा कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट मिसकॉन्सेप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मिसकॉन्सेप्शन का मतलब होता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो जैसे ज़्यादातर लोग उसे करेक्ट मानते हैं, अगर एक चाइल्ड के दिमाग में उसके बारे में कोई अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर हम सबको पता है कि सन जो है ईस्ट में आपका राइज होता है और वेस्ट में सेट हो, यानी कि सूरज जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में ढल जाता है, ये हमको पता है। रात और दिन के कारण हमको पता है। ये सब वैज्ञानिक कारण हैं जिनके आधार पर इन घटनाओं को हम परिभाषित कर सकते हैं या फिर हम इन्हें बता सकते हैं। लेकिन जब एक छोटा बच्चा जैसे जैसे वो धीरे धीरे स्कूलिंग करता है, अपना नई नई शिक्षा से अपने आप को परिचित करता, उसका ज्ञान और उसका अनुभव बढ़ता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान कई बार वो अलग अलग स्रोतों से कुछ ऐसी जानकारी भी इकट्ठा कर लेता है जिससे कि जो वास्तविक जो कॉन्सेप्ट है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से जो सही कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो अपने साथ अपने ज्ञान में जोड़ लेता है जो कि अनावश्यक है, जो कि उसके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं प्रदूषित करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं उसके स्वरूप को। तो अगर बच्चे को से आप पूछेंगे, छोटे बच्चे से, कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में ढल जाता है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होगा? तो आप सबको पता है वैज्ञानिक कारण तो क्या है, पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूमना और सूरज की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाना, ये प्रमुख कारण है। लेकिन बच्चा हो सकता है इसका जवाब ये दे कि सूरज जो है सुबह जो है जग जाता है इसलिए उठ के बाहर आ जाता है, शाम को उसको नींद आ जाती है इसलिए जाके सो जाता है। हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट यही हो, सूरज क्यों ढलता है। और इसी प्रकार से अगर आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में बच्चे से पूछते हैं, या फिर आप बच्चे से पूछते हैं कि भाई पौधों में विकास कैसे होता है, तो उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें जो कि हो सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही ना हो, वो आपको बताएगा। तो इस प्रकार की धारणाएं जो कि किसी विषय के बारे में सही नहीं है, सटीक नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, अगर किसी वयस्क के दिमाग में है या वयस्क सोचता है, वयस्क के पास ऐसी धारणा है या किसी बच्चे के पास धारणा है, तो इन्हें हम मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं। यानी कॉन्सेप्ट जो है मिस है, मिस मतलब गलत है या फिर कम है, मिसिंग है। तो जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है, करेक्ट कॉन्सेप्ट है, उससे अगर आपकी नॉलेज में कोई भी डिफरेंस है तो उसे हम मिसकॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि गलत नॉलेज भी, आपका इम्प्रॉपर नॉलेज भी जो है मिसकॉन्सेप्ट में आता है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आप देखोगे ना, बच्चों की और जो वयस्क होते हैं इनके बीच में जो अंतर होता है, इसे अगर आप देखना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई चाइल्ड और अडल्ट के बीच में जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं उसका स्तर और उसका स्वरूप बहुत अलग होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि बच्चों और वयस्कों की गलतफहमी में काफ़ी अंतर होता है। बच्चों की भ्रांतियाँ जो होती हैं संभावित स्रोत हो सकते हैं, उनके बहुत ही साधारण स्रोतों से गलतियाँ होती हैं, उनके आसपास के माता पिता दोस्तों से जो जानकारी मिलती है उसके कारण उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो गलत होते हैं। जबकि वयस्कों के साथ ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, वयस्कों में किसी विशेष संदर्भ को लेकर हो सकता है गलत सूचना ही उन्होंने ली है, गलत तरीके से उस चीज़ को समझा है, तो इसके कारण उनके अंदर भ्रांतियाँ आती है। बच्चों की गलत धारणाएं खराब शैक्षिक प्रदर्शन के कारण बनते हैं, जबकि वयस्कों में अगर कोई गलत धारणा है तो ज़रूरी नहीं कि उनका शैक्षिक प्रदर्शन या उनके जीवन पर भी उसका उतना ही प्रभाव पड़े। तो इस तरह से आप देख सकते हो बच्चों की गलत जानकारी खासतौर पर जैसे गणित, विज्ञान, सांख्यिकी जैसे विषयों में अगर है तो कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन पर, उनके ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जबकि वयस्कों की भ्रांतियाँ भी बच्चों के दौरान, बचपन के दौरान जब गलत तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं तभी आती हैं। बच्चों की गलत धारणाएं सीखने की प्रक्रिया को पढ़ाने में सहायक होती है। बच्चों के अंदर भले ही धारणाएं गलत है, कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन है, लेकिन वो सीखने में कहीं ना कहीं सहायक है, क्योंकि अगर आप मिसकॉन्सेप्शन को सही कर देते हो तो उससे बच्चों को नए राह पर नए यानी कि सही कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है। जबकि एक वयस्क के अंदर अगर किसी प्रकार की गलत धारणा है तो उसे दूर करना काफ़ी जटिल हो जाता है, क्योंकि वयस्क के अंदर वो धारणा बहुत ही मजबूती के साथ में घर करके रह जाती है। तो आप जो है मुख्य रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए, ये मैं आपको ब्रीफली एक्चुअली बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि वयस्कों में और
वयस्कों के अलावा बच्चों में क्या अंतर होता है। तो बच्चों में वयस्कों में अंतर ये होता है कि बच्चों की जो धारणाएं गलत होती हैं उसे सुधारा जा सकता है, वयस्कों में सुधारना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चों के जो गलत धारणाएं बनती हैं उसके प्रमुख कारण आपके उनके दोस्तों की, दादा दादियों की बातें, नाना नानी की कहानियाँ, माता पिता से जो चीज़ें सुनते हैं, आधे अधूरे बातें सुनते हैं, उससे होता है। लेकिन वयस्कों में कहीं ना कहीं गलत धारणाओं का कारण जो है गलत शिक्षा व्यवस्था, गलत स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करना या गलत तरीके से चीज़ों को समझना गलत धारणाओं का स्रोत होता है। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है इंटरोगेटिंग डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको बताना है कि ये जो डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि प्रश्न को साफ साफ नहीं लिखा गया है तो आप इसको ठीक से नहीं समझ सकते। तो अगर विषय के बारे में हम इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर या तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो भी अनुशासनात्मक यानी कि अनुशासनात्मक जो भी कदम उठाए जाते हैं विद्यालय में, उनका आपको एक विश्लेषण करना है, एक आपको समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी कि उनका एक आपको क्रिटिकल स्टडी करना है यहाँ पर। या फिर इंटरोगेटिंग डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जो भी आपके आसपास में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनको आपस में किस तरह से एक तरह से इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप जो है एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे आप गणित पढ़ते हैं, जैसे कि आप विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इन सभी विषयों को पढ़ने से आप किस प्रकार से आपकी भाषा विकसित होती है, किस प्रकार से आपको सीखने में समझने में मदद मिलती है, किस प्रकार से गणित का अध्ययन जो है आपको विज्ञान में, भौतिकी में और अन्य विषयों में सहायता करता है। इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरिटी यानी कि अंतः विषय जो बोलते हैं ना कि अंतर विषयी, यानी एक विषय का संबंध दूसरे विषय के साथ किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान को बेहतर तरीके से सीखने समझने में मदद करता है, किस प्रकार से भाषा का हमारा कौशल विकसित होता है, किस प्रकार से हम भाषा में ज़्यादा निपुण हो पाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरोगेटिंग डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस के अंदर हमको पढ़नी है। ठीक है, इसके आगे अगर थोड़ा एक और इम्पोर्टेंट अनुशासनात्मक प्रथाओं की विशेषताएं देखिए मैंने कर दिया है, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न आता है नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। देखिए नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट का होता है कि हाउ यू कैन क्रिएट ए नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट इन योर स्कूल। अपने विद्यालय में आप एक धमकी रहित वातावरण कैसे निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे हिंदी का कंटेंट रह गया एक्चुअली, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने विद्यालय में इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो कक्षाएँ हों किसी भेदभाव से दूर हों, यानी कि शिक्षकों को आप प्रशिक्षित करें, विद्यालय में ऐसा माहौल बनाएं जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार हो। बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित करें जहाँ की बच्चे जो हैं बिना किसी संकोच और डर के अपनी बातें आपके साथ में रख सकें। शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो एक इस प्रकार का माहौल बच्चों के सामने प्रस्तुत करें जहाँ की बच्चों के लिए वो एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह वो काम करें। बच्चे अपनी समस्याओं, अपनी जिज्ञासाओं, अपने संकोच या अपने डर को अपने शिक्षक के साथ में साझा कर सकें। इसके लिए हमें माता पिता का भी सहयोग लेना ज़रूरी है, हमें सहपाठियों का भी सहयोग लेना ज़रूरी है, विद्यालय में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों का भी सहयोग लेना ज़रूरी है और सभी को समय समय पर इस बात के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम बच्चों के साथ जो हमारा व्यवहार है, यानी कि अधिगमकर्ता के साथ में छात्रों के साथ जो हमारा व्यवहार है कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों। उनके अंदर किसी विषय को लेकर अगर कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो उस विषय के बारे में वो चर्चा करने में, उस विषय के बारे में प्रश्न पूछने में किसी प्रकार का उनको डर ना हो। इसके अलावा धमकी रहित अधिगम वातावरण बनाने के लिए हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए हम सुरक्षित वातावरण का निर्माण करें। विद्यालय में किसी प्रकार के अराजक तत्वों का प्रवेश ना हो, किसी प्रकार के अराजक तत्व विद्यालय के आसपास ना भटकें, किसी प्रकार के नशीली मद्य संबंधित ऐसा कुछ जो है आपको नशे की आदत बनाता हो, ऐसी कोई भी चीज़ें विद्यालय के आसपास में ना हो। उसके अलावा सभी जो जरूरी संस्थाएं हैं, चाहे वो आपके NGOs हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, महिला सशक्तिकरण केंद्र हो, आपके महिला अधिकार यानी कि जो बोलते हैं ना वीमेन
नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हो या स्टेट कमीशन फॉर वीमेन हो, ह्यूमन राइट, इन सभी संस्थाओं के साथ जुड़ाव हो, उनके बारे में जानकारी बच्चों को दी जाए, अपनी सुरक्षा के प्रति बच्चों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए, ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं एक धमकी रहित अधिगम वातावरण का निर्माण करें। क्योंकि वातावरण अगर सुहाना होगा, वातावरण अगर सुरक्षित हो, वातावरण अगर प्रोत्साहनपूर्ण होगा तो बच्चे विद्यालय आना पसंद करेंगे। विद्यालय आने में उनको जो भी कठिनाइयाँ होती है, अगर उन्हें यातायात की समस्या हो रही है तो सुरक्षित यातायात की व्यवस्था कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यातायात के दौरान अगर किसी प्रकार के अराजक तत्व बच्चों को परेशान कर रहे हैं तो उस बात को सुनिश्चित करना कि इस प्रकार के अराजक तत्व ना हो, ये भी जो है विद्यालय प्रशासन का, माता पिता का, समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनका एक प्रमुख रोल होता है, एक जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से एक धमकी रहित अधिगम वातावरण हम निर्माण कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। देखिए बार बार ये प्रश्न आता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी कि पूछताछ आधारित शिक्षण, यानी कि शिक्षण या अधिगम प्रक्रिया। तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी कि जो लर्निंग होगी वो इंक्वायरी पर आधारित हो, जो शिक्षण होगा, जो सीखने की प्रक्रिया होगी उसमें कहीं ना कहीं जो है हम पूछ कर, जाँच कर, समझ कर, सीख कर जो है हम अधिगम करेंगे। तो अधिगम जो होगा यहाँ पर वो चीज़ों को करके, उसके बारे में विश्लेषण करके, प्रश्न पूछ कर हम करने वाले हैं। तो पूछताछ आधारित शिक्षण यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होती है एक ऐसा शिक्षण का दृष्टिकोण है, एक ऐसा तरीका है जिसमें कि शिक्षक जो है छात्रों को ये नहीं बताता कि आप किस प्रकार से अध्ययन करोगे, क्या अधिगम करोगे, किस तरह से चीज़ों को सीखोगे, बल्कि एक समस्या दे दी जाती है या किसी विषय को सीखना है तो उस विषय के बारे में उनको सामान्य, उनको रिसोर्सेज उपलब्ध करा दी जाती हैं और अब बोला जाता है कि चलिए अब इन सामान का, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप इस विषय के बारे में अपनी समझ विकसित करें। उदाहरण के लिए अगर आप मान लीजिए कि बच्चों को कोई सेंसर बनाना है या बच्चों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सीखना है, समझना है, तो शिक्षक बच्चों को शुरुआत से प्रकाश संश्लेषण के बारे में ना बताकर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है ना बताकर, बल्कि बच्चों को प्रकाश संश्लेषण होने की उस वातावरण में ले जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से हम जांच सकते हैं माइक्रोस्कोप से, या फिर आप माइक्रोस्कोप या उससे संबंधित जो भी यंत्र होते हैं उसके माध्यम से, जिससे कि हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले बदलाव को किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरह से टेबल बना सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें। या फिर अगर एसिड बेस के बारे में हमको सीखना है तो एसिड क्या है, बेस कौन सा एसिड ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, कौन सा ज़्यादा हानिकारक है, कौन सा नहीं हानिकारक, इस तरह की अगर चीज़ों को हमें सीखना है तो बच्चों को सैंपल के एसिड यानी कि अम्ल और क्षार, एसिड बेसिस दे दिए जाते हैं और बच्चों को बोला जाता है कि आप सुरक्षित तरीके से जो है प्रयोग करिए और छांटिए, पता लगाइए कौन सा अम्ल, कौन सा क्षार जो है किस प्रकार का, किस प्रवृत्ति का है, कौन सा हानिकारक है, कौन सा कम हानिकारक है। यानी कि बच्चों को ये बताने की बजाय कि पूरी जानकारी एक बार में या शुरुआत में ही देने के बजाय बच्चों को ये अवसर दिया जाता है कि बच्चे खुद उन चीज़ों को सीखें, समझें, उनके लिए वो खुद के प्रयोग करें, अपने तरफ से रिसर्च करें, अपनी तरफ से लोगों से प्रश्न पूछें, किताबों में ढूंढें, इंटरनेट पर ढूंढें, लोगों से पूछें और पूछताछ के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने विषय के संबंध में ज्ञान को विकसित करें। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट केवल आपकी बातों को सुनता नहीं है बल्कि अपने विचारों को भी रखता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट को वो मौके दिए जाते हैं कि विषय के संबंध में अब अलग अलग तरीके से वो विषय की जांच कर सके, जिससे क्या होता है कि उसकी विषय के संबंध में गहरी समझ विकसित होती है और साथ ही साथ उसको अन्य चीज़ों के बारे में भी पता चलता है जो कि विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। पूछताछ आधारित शिक्षण जो है सीखने की प्रक्रिया में छात्र को सक्रिय रूप से संलग्न करता है। क्यों? क्योंकि छात्र यहाँ पर हर एक चीज़ को खुद कर रहा है, जो भी चीज़ें वो सीखने वाला है उसमें उसकी खुद की सक्रिय भागीदारी है। तो यहाँ पे जो सीखना होता है, यहाँ पे जो अधिगम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर तरीके से होता है। पूछताछ आधारित जो शिक्षण प्रक्रिया, इसमें जो छात्र सीखते हैं वो उन्हें आजीवन काम आता है, उन्हें वो आजीवन इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रहता है। तो यह यहाँ पर जो ये पूछताछ आधारित जो शिक्षण व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं रटने वाली जो व्यवस्था होती है शिक्षण में उसे दूर करता है। छात्रों के अंदर जो एक विषय के संबंध में जो भूल जाने की समस्या होती है उसे दूर करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका है, ठीक है।
पूछताछ आधारित शिक्षण और सीखना एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों को प्रश्न करके, किसी विषय के बारे में प्रश्न करके, उसके ऊपर विचार करके, अपने पुराने अनुभवों को लेकर, अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करके, अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तर इकट्ठा करके अपने विषय की जानकारी बढ़ाने के संदर्भ में प्रेरित करता है। तो पूछताछ आधारित जो शिक्षण होती है वो पारंपरिक कक्षाओं को परिवर्तन को संदर्भित करती है। यानी नॉर्मल क्लासेस में क्या होता है, टीचर बताता है, बच्चे सुनते हैं, लेकिन पूछताछ आधारित शिक्षण में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बच्चे प्रश्न करते हैं, बच्चे सीखते हैं खुद से। टीचर का काम सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, सहयोगी का होता है। छात्र को अपने साथियों से सीखने के लिए समूह में काम करने का अवसर मिलता है, तो जिससे कि उनके अंदर एक सामाजिक गुण का भी विकास होता है, एक साथ टीम वर्क का विकास होता है। छात्र जो है अपने विषय को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना सीखते हैं, तो जिससे उनका संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है। दूसरे की बातों से सीखना, दूसरे के अनुभव से सीखना, ये भी गुण विकसित होता है। और साथ ही साथ समूह में किस प्रकार से एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से यानी कि पूछताछ आधारित शिक्षण के माध्यम से हम सीख पाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। सीखने का यह स्वरूप छात्रों को अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ छात्र अपनी गति से, अपनी पसंद से और अपने तरीके से सीखता है, क्योंकि छात्र की यहाँ पर चलती है, छात्र अपने तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, तो ये जो अधिगम होता है ये आजीवन उनके लिए काम आता है, आजीवन वो उपयोगी रहता है। तो ये आपने देखा। चलिए, ये चीज़ें हैं, आपको मैं अब दिखा देता हूँ वीडियो। और ये रहा आपका, ये कुछ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे पूछे कि पूछताछ आधारित शिक्षण में विभिन्न स्तर कौन से हैं, तो पुष्टिकरण पूछताछ, ये मतलब थोड़ा डिटेल में मैंने बना दिया, अगर आपको चाहिए तो आप इसे देख सकते हैं, यह पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चाहें तो इसे आराम से देख लेते हैं। देखिए, कोई नया प्रश्न है, मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू ICT। चलिए अगले वीडियो में इसको डिस्कस